नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसटीएस न्यूज के इस लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर। दोस्तों, भारत एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक, इन तीनों क्षेत्रों में जो अपहीवल्स हैं, जो रेस्टलेसनेस है, वो देखते ही बनती है। सामाजिक ताना बाना पिछले कुछ वर्षों में भारत का छिन्न भिन्न हो गया है। आर्थिक नीतियां कुछ इस प्रकार की रही हैं जहां पर जो लोग धनी थे, रिच थे, वो और ज्यादा धनी हो गए हैं, लेकिन जो गरीब था वो और ज्यादा गरीब हुआ है। असमानता बहुत ज्यादा बढ़ी है। राजनीति जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है, लेकिन जिस रूप में हमारे सामने आ रही है और लोकतंत्र की परंपराओं को, मर्यादाओं को जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन ध्वस्त किया जा रहा है, उससे कई बार शंकाएं उत्पन्न होती हैं कि क्या भारत वास्तव में सही दिशा में जा रहा है। मुझे शब्द याद आते हैं बाबा साहब अंबेडकर की, जब भारत के संविधान के बारे में उन्होंने कहे थे कि मुझे यकीन है कि भारत की आने वाली जनरेशन, पुश्तें जो होंगी, वो इस किस्म की होंगी कि वो त्याग कर पाएंगी, मोह माया से दूर रहेंगी और देश सेवा के अंदर एक नए आयाम स्थापित करेंगी और उस देश को अपने कंधे पर लेकर आगे जाएंगी, खास तौर से हर क्षेत्र के अंदर। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें बेमानी है, क्योंकि जिस किस्म से विशेष रूप से सत्ताधीश हमारे इस समय बिहेव कर रहे हैं, वो दुख होता है, दर्द होता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। लोकतंत्र पर होते प्रतिदिन के प्रहार विचलित कर रहे हैं हर व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो कर्मचारी हो, किसान हो, जवान हो, मजदूर हो। कोई वर्ग ऐसा नहीं देश का जो विचलित ना हो। क्या इससे कोई मुक्ति है? क्या इसका कोई समाधान है? प्रश्न बहुत सारे हैं। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज हमने एक ऐसे विद्वान को आमंत्रित किया अपने कार्यक्रम में जिन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, लेकिन रवायत है। हमारे साथ है आज पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री श्री सोमपाल शास्त्री जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, न्यूज टाइम के नमस्ते मंच पर। नमस्ते दिनेश जी। सर, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े, सौभाग्य की बात है हमारे लिए। सोमपाल जी, जो देश में घटित हो रहा है, चाहे पार्लियामेंट का उद्घाटन हो, चाहे पहलवानों के साथ जो उनके साथ जो एक तरह से बिहेव किया जा रहा है, आज तो वो मेडल गंगा में बहाने की बात कर रहे हैं, आर्थिक स्थितियां हों, इस सबसे पहले मैं राजनीतिक परिदृश्य पे आऊंगा। जी, सामाजिक और जो आर्थिक है उसको थोड़ा सा बाद में लेता हूं। आप राजनीतिक परिदृश्य को किस रूप में देखते हैं? क्या परिकल्पना थी और हम कहां पर आ गए हैं? इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं दर्शक हमारे बेताब हैं आपका उत्तर जानने के लिए। सोमपाल जी। दिनेश जी, वर्तमान परिदृश्य का अगर कुल मिलाकर आकलन करने की बात हो तो निराशाजनक लगता है, क्योंकि राजनीति के वैसे तो बहुत से तत्व हैं, खासतौर से लोकतंत्र के संदर्भ में, परंतु तीन बात जो हैं ये बहुत चिंता उत्पन्न करती हैं। पहली बात तो ये कि भारत का कुछ भाग्य ऐसा रहा है कि कुछ काल को छोड़कर एक सक्षम विपक्ष जो है वो अनुपस्थित रहा है। ये स्थिति करीब 40-45 वर्ष तक कांग्रेस के शासन में रही, जिसको आप पत्रकार लोग, चिंतक लोग टीना फैक्टर कहा करते थे, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं प्रस्तुत है। तो आज फिर वही स्थिति बनी है, और जब भी इस प्रकार की स्थिति बनती है, विपक्ष अनुपस्थित हो जाता है, तो सत्ता पक्ष के लोगों का अहंकार आसमान छूने लगता है। उसके बहुत से प्रमाण उपलब्ध हैं, उस विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक दूसरा ये कि जो राजनीति का संस्थागत स्वरूप है वह समाप्त होता जा रहा है। अगर आप पूरे परिदृश्य के ऊपर नज़र डालें तो आप बंगाल से चलिए, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आपका महाराष्ट्र, हमारा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो
3-4 पुराने दल रहे हैं, और बिहार और आपका झारखंड और फिर इसी तरह से पंजाब। तो यहाँ कुछ व्यक्तियों और घरानों का प्रभुत्व रहा है, और कमोबेश वही जो रोग है, अंग्रेजी में जिसको सिंड्रोम कहते हैं, दैट इज सीपिंग इनटू द बीजेपी आल्सो ऑफ लेट। मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, और मैंने उस समय देखा है जब श्री वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, माननीय अडवाणी जी थे, सबको मालूम है कि उनके बीच में भी कई तरह के आपस में मतभेद हुआ करते थे, उनकी अफवाहें भी उड़ती थी, परंतु वो दोनों इतने संयत, सुसंस्कृत और इतने परिपक्व और विवेकशील व्यक्ति थे कि उनकी कभी बाहर भनक नहीं होती थी, और सब चीज़ें। और मैं मंत्रिमंडल में बैठता था। आपने मुझे कृषि मंत्री कहा, मैं कृषि मंत्री नहीं रहा, मैं कैबिनेट रैंक मिनिस्टर नहीं था, आपको बता दूं। मैं राज्य मंत्री स्तर का मंत्री था, परंतु मैं सीधे सीधे प्रधानमंत्री के अंतर्गत उनके नीचे काम करता था, और कृषि के साथ मुझे उन्होंने जल संसाधन मंत्रालय और बहुत सारे विषय अनौपचारिक रूप से दे रखे थे। तो मैं इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि उस समय मंत्रिमंडल में जो भी विषय लाया जाता था किसी भी मंत्रालय के द्वारा, उसके ऊपर बहुत गर्मा गर्म ही नहीं बल्कि कई बार बहुत तीखी और कटुतापूर्ण बहस होती थी। और कई ऐसे अवसर मुझे याद हैं, उनका विवरण फिर कभी दूंगा, कि जैसे मैं कुछ चीज़ें लाया तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी उससे पहले और उस समय भी उससे सहमत नहीं होते थे, परंतु जब हम तर्क प्रस्तुत करते थे तो वो न केवल उससे सहमत हो जाते थे बल्कि पूरी प्रतिबद्धता और अधिकार के साथ और उदारता के साथ उसको क्रियान्वित करते थे। ये जो विशालता थी। इसी प्रकार एक आध बार मेरा अनुभव हुआ कि राजनीतिक सभाओं में बहुत बड़ी कुछ तो ऐसी थी जिसमें 1-1 लाख से ऊपर व्यक्ति थे, तो मैंने परोक्ष रूप में किसी विपक्ष के नेता के खिलाफ, नाम लेकर नहीं, पर किसी इशारे में कोई टिप्पणी कर दी। तो जब मैं उनके साथ उनको छोड़ने गया, जिस सभा में वो आए थे, तो मुझे कहा कि सोमपाल, तुम बच्चे हो, मेरे मित्र के पुत्र हो, बहुत दिन दूर जाना है राजनीति में, बाकी चीज़ें तुमने बहुत अच्छी कही, पर ये जो विपक्ष के नेता के विरुद्ध इस तरह की आपने परोक्ष कही, ये बात आपके मुंह से बहुत गलत निकल गई, ऐसी जबान पर बात कभी मत लाना। ये मर्यादाएं थी। ये मैंने एक उदाहरण दिया, वो जब कभी मिलूंगा तो नाम भी आपको बता दूंगा, सार्वजनिक करना अच्छा नहीं लगेगा। और तीसरी बात ये कि जिन बातों को आप अपने घोषणा पत्र में कहा करते थे, तो ये तो होता था कि मान लीजिए जैसा आपने कहा, थोड़े बढ़ चढ़ कर आपने वायदे कर दिए, उनको क्रियान्वित करने में कुछ तो तत्परता दिखाई जाती थी, परंतु ये तो पूरी एक ऐसी श्रृंखला है, पूरी एक गिनती करते करते आप थक जाएंगे, जिसमें मेरा जो विषय रहा है कृषि में, क्योंकि स्वयं कृषक रहा हूँ और आज भी हूँ, कि जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात कही थी, C2 के ऊपर 50% जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की बात कही थी, उनकी आय दोगुना करने की बात कही थी। आपके यहाँ महाराष्ट्र में और हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो गन्ने पर आधारित है, उसके मूल्यों में वृद्धि की बात 2017 के विधानसभा चुनाव में 400 रुपया करने की कही थी। और जो गन्ना क्रय अधिनियम है उसमें 14 दिन के अंदर भुगतान करने की बात है, उसको 14 दिन में करने की बात कही थी, उनमें से एक का भी अनुपालन नहीं किया गया। तो ये जो इस तरह का, और चौथी एक और बात कि भारत को एक बात से मैं ज़रूर गौरव अनुभव करता हूँ, मैं करीब 45-46 देशों में गया हूँ, कि जो विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान आदि, इनको छोड़कर जो दूसरा विश्व है बाकी, उसमें भारत गौरव के साथ ये कह सकता है कि हमने लोकतंत्र को अपनी जीवन पद्धति बना लिया, और विदेशी भी इस बात के लिए हमारा सम्मान करते हैं और इस बात की हमारी प्रशंसा करते हैं। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में गया हूँ, परंतु आज उस लोकतंत्र को जिस तरह से उसका दम घोटा जा रहा है और जिस तरह से उस संस्थागत स्वरूप को समाप्त किया जा रहा है, सत्ताधारी पक्ष के अंदर भी उस समय बहुत बहसें हुआ करती थी। मैं तो राष्ट्रीय कारिणी का सदस्य था, उसमें भी खुले में बहुत बहस होती थी, आज तो उसका कुछ नहीं रहा। तो ये जो दिशाएं हैं ये चिंताजनक हैं।
ये मैं आकलन करना चाहता हूं। और इसमें जो सबसे भारी चिंता का विषय है वो विपक्ष का एकदम अनुपस्थित और बिखरा हुआ होना है, और उसके एक होने के संकेत थोड़े थोड़े मिल रहे हैं, पर वो बहुत ही क्षीण से हैं, कोई स्पष्ट संकेत दिखाई नहीं दे रहा है, उससे चिंता होती है। सर